सुनिए, चैप्टर का नाम है कड़वक और कड़वक के जो राइटर हैं वो है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म होता है वो 15वीं सदी के उत्तरार्ध यानी लगभग 1492 में। कब माना गया है? 1492 ईस्वी में। किनका? मलिक मोहम्मद जैसी का। और ये हैं मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। और यही लिखे हैं कड़वक। क्या लिखे हैं? कड़वक। तो कोई पूछेगा कि कड़वक का जो लेखक है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? यानी मलिक मोहम्मद जैसी हैं। किसका लेखक है? कड़वक। किसका छोटी? कड़वक। ठीक है। अब इसका जन्म माना गया है कब? अनुमानतः 1492। कब माना गया? 1492। और निधन इनका माना गया 1516। यानी कि ये जो नेट एक्चुअल नहीं है, अनुमान है कि जन्म लेते हैं 1492 में और मृत्यु हो जाता है लगभग 1548 अनुमान तक। ठीक है। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। 2, 4, 5 साल के लिए लेना देना नहीं है। इनका निवास स्थान जो माना गया है वो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो कोई जगह कि मलिक मोहम्मद जायसी, तो जायसी मतलब जायस। जायसी मीन्स जायस कहाँ पड़ता है? अमेठी। कहाँ पड़ता है? अमेठी। कहाँ पड़ता है बाबू? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश। समझ गए ना? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। यानी कि इनके पिता का नाम है मलिक शेख। इनके पिता का नाम क्या है? मलिक शेख। समझ गए ना? इनको बोला गया है मलिक राजे अशरफ। क्या बोला गया? मलिक राजे अशरफ। समझ गए ना? इनके गुरु हैं सूफी संत शेख मोहिद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर। कोई पूछ देगा मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु माने जाते हैं वो गुरु कौन है? तो शेख मोहिद्दीन। शेख है मोहिद्दीन यानी एक सूफी संत है और एक थे अशरफ जहांगीर। कौन थे? अशरफ जहांगीर। समझ गए ना? इनका वृत्ति क्या है? आरंभ में जायस में रहते थे। जायस अमेठी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का इलाका है। रहते हुए किसानी बाद विशेष जीवन फकीरी जीवन को उन्होंने जिया, यानी मांगना और समाज में घूमने वाला ये काम किया। कहता बचपन में ही ये अनाथ हो जाते हैं। बचपन में इनके माता पिता इनको छोड़ करके चले जाते हैं। साधु फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन उनका जीवन यापन बीतता है। मलिक मोहम्मद जायसी बचपन से ही अनाथ हो जाते हैं और इनकी अधिकांशता जीवन जो बचपना में गुजरा है वो साधु और फकीरों के साथ गुजरा है। साधु किनको बोला जाता है? जो देखते हैं कि मामले के साथ जो अपने घर को त्याग देता, उन्हीं के साथ इनका जीवन भटकता हुआ पल गया। इनका व्यक्तित्व जो है ना चेचक के कारण रूपहीन हो गए। इनको चेचक बीमारी हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चिकन पॉक्स। तो बोलते हैं छोटी माता बड़ी माता, तो वही हो जाता है इनको चेचक। क्या हो जाता है इनको? चेचक हो जाता है। और चेचक हो जाने के कारण इनकी शरीर पर पूरी धाम धब्बे हो जाते हैं। चेचक देखोगे कोई आदमी का धर लेता है तो पूरा चेहरा एकदम काला काला हो जाता है। तो वही चेचक से ये बेचारे गंभीर हो गए थे और गंभीर हो जाने के कारण इनकी बाईं आंख और कान से भी बेचारे बहरा और अंधेरा हो गए। हाँ, यानी कि इनकी आंखें रूपहीन तथा बाईं आंख और दाहिना आंख से क्या हो गए थे? खोल थे मानिए पहले ही से हो गए थे। यानी कि क्या? एक आंख से अंधेरा और एक आंख से वो बहरा। कहते हैं इनकी मृदु भाषा, इनकी जो भाषा शैली था ना बहुत ही मृदु था, बहुत मीठा। मलिक मोहम्मद जैसी का जो भाषा था यानी कि एकदम मृदु भाषी था और साथ में मनस्वी और स्वभावता एकदम संत वाला। स्वभाव किसका था? संत वाला। संत का मतलब कभी भी कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना, जब भी किसी से मिलना जुलना तो यानी हंसते हुए अपना व्यक्तित्व को निखारना। और ये इनका ऐसा स्वभाव था मलिक मोहम्मद जैसी। वजह से देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भी देखेंगे तो आपको हंसी लगेगी, कहाँ हल्ला बहुत अच्छा था ये वो था। लेकिन कोई आदमी आया तो बस एकदम गुरगुरा के देखेगा और चला जाएगा। कोई शब्द भी बोलेगा तो वो मीठा शब्द का उन्हें से उत्तर नहीं देगा बल्कि कड़वा शब्द का आंसर देगा। और उस व्यक्ति से यानी कि पता लग सकता है कि वो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो कितना गर्म है, कठोर है। लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी का जो स्वभाव था ना बहुत सरल था, मीठा था। इनकी व्यक्तित्व यानी बहुत ही सुंदर था। कहते हैं इनकी कृतियाँ पद्मावत लिखते हैं। इनकी कृतियाँ में पद्मावत है, अतरावत है, आखिरी कलाम है, चित्रलेखा है और कहरनामा है,
मसाल, ये सब आदि लिखने का काम किए। इनका अतिरिक्त चंपायन, होलीनामा, इतरावन आदि कृतियां भी क्या किए हैं, लिखने का काम किए हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी में सबसे ये वाला इम्पोर्टेंट आया पद्मावत, पद्मावत से, और एक आपका अक्षरावत, और आखिरी का नाम लेने का, और कहरानामा जो महरी वायसी है, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। कोई दिक्कत? अब इनकी देखिए थोड़ा सा परिचय, इनका जो परिचय दिया गया है, ये इनकी थोड़ा सा ध्यान दीजिए परिचय में, एकदम दिखेगा सर। अभी कर्सर को मैं घुमाता हूँ, जब देखो अब दिख रहा है, आप ज़्यादा करवाओगे ना तो वो नहीं दिखेगा जो दिख रहा है। सुनिए, लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथा को आधार बनाकर छदोबंध कथा काव्य लिखने की इन्होंने परिपाटी प्रकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही रहा। इनका जीवन जो रहा ना, बहुत ही लोक कथा, लोक जीवन को लिखने का काम किया, क्योंकि ये इनका जो बचपना गुजरा है वो सखियों और संतों के साथ गुजरा। तो इन्होंने जब भी कोई चीज़ का रचना करेंगे, छंद को बांधेंगे, तो वो अपने लोक जीवन के ही बारे में बांधेंगे। काव्य की संभावना संस्कृत में भी रही हो, यानी कि वो फकीर थे, उर्दू तो जानवे करते थे, साथ में उन्होंने संस्कृत को भी बखान किया। किसको बखान किया? संस्कृत। परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अभिव्याहत चलती चले गई। यानी संस्कृत के साथ साथ जो आज के दौर में हिंदी की कल्पना है, उस हिंदी की कल्पना में भी इन्होंने आगे बढ़ाया। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी में प्रेम व्याख्यान करते हैं, काव्य करते हैं, चौपाई, दोहा आदि प्रबल शैली में निबंध काव्य प्राय अवधि में लिखने के लिए इनका मिलता है। कहता है किसानों और कारीगरों की भाषा जो थी अवधि भाषा थी। कौन सा था? अवधि। तो किसान और कारीगर का कोई पूछेगा भाषा क्या था? अवधि भाषा था। ब्रज की गीतिमयता और कोमलता की तुलना में कथा वृत्तों को विवरण और विस्तार में सहज सकने की इनमें क्षमता थी। यानी कि किसान के साथ साथ इन्होंने कारीगर की भाषा जो आपका था कौन? अवधि। अवधि के साथ साथ ब्रज की यानी कि गीतिमयता और कोमलता भाव भी देने का काम किया। जो भी शब्द लिखा, जो भी भाव प्रकट किया काव्य में, वो सारा यानी कि सरलता से भाव को लिखा। कैसा भाव से? सरलता भाव से। इन्होंने सूफी मत भी देने का काम किया। आगमन के बाद इसी प्रेम का व्याख्यान किया और परंपरा अनेक मुसलमान कवि हुए जिनमें पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्राय से सम्मिलित किया और एक काव्य रूप में देने का काम किया। मुल्ला दौर से लेकर जान कवि में और उससे भी आगे तक यह परंपरा अबाध रूप से चलती रही और मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा की अंतिम कड़ी माना जाता है। यानी कि बहुत सारे सूफी संत में भी कवि हुए, लेकिन सारे लोग एक अपने भाषा को सूफी मत को ही आगे बढ़ाने का काम किए, लेकिन उन्हें सूफी मत के साथ साथ हिंदी, संस्कृत, अवधि और ब्रज भाषा को इन्होंने क्या किया है, यानी सरलता स्वभाव से यानी आगे बढ़ाने का काम किया। और इसी कारण से आज भी इनकी परंपरा को आज हम लोग याद कर रहे हैं, आज हम लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं। अगर एक सूफी संत होते तो आज हम लोग इनकी कहानी को नहीं आगे बढ़ाने का काम करते, लेकिन आज हम लोग बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हिंदी के साथ साथ संस्कृत, अवध भाषा है ना, ब्रज भाषा आदि को भी इन्होंने क्या किए हैं, बढ़ाने का काम किया। कौन? मोहम्मद जायसी। कहता है जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त हम लोग को हुआ, जिसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद, ये सब हिंदू कवि हैं, हिंदू कवि हैं। आचार्य राम प्रसाद शुक्ला, माता प्रसाद बुद्ध आदि अनेक विद्वान अलग अलग जायसी ग्रंथ को लिखा, लेकिन नाम से संपादित ही किया। लेकिन जायसी के उज्ज्वल अमर कृति का आधार जो है ना, उनका महान यानी पद्मावत है। उनकी महान क्या है? पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश, रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा को उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाने का काम किया था। कोई पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किसकी प्रेम कथा को आगे बढ़ाने का काम किया है? राजकुमारी पद्मावती।
राजकुमारी पद्मावती की यानी कि क्या किए हैं, यानी कि प्रेम कथा को उन्होंने क्या किया है, आगे बढ़ाए। इस प्रेम कथा में त्रिकोण पूरा होती है। क्या पूरा होता है? त्रिकोण, यानी कि एक जो है जहांगीर, वो व्यक्ति चाहता है कि पद्मावती की जब प्रस्तुति को उनको कहा जाता है, ऐसा चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक किला है आज भी, वहाँ पे राजपूतों का गढ़ था वहाँ पे, उस किला में यानी कि पद्मावती थी। और उस पद्मावती इतना खूबसूरत थी ना कि उसका एक झलक देखने के लिए जो था ना, यानी कि जहांगीर वो बेचैन था। जब उसके बारे में पता चला कि ये किला में, चित्तौड़ के किला रतन सेन यहाँ जो थे, उनकी इतना अच्छी छवि है, उनकी इतना खूबसूरती है, ये कोई दासी बताता है। तो उस दिन से यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन एकदम बेचैन हो जाता है देखने के लिए, और इतना तक के कि वो चित्तौड़गढ़ को पूरी तरह से वो घेर लेता है। और सारे जब तक अब घेर लिया तो राजपूत भी हैं, अब राजपूत का एक छवि है ना, पद्मावत उनके घर के बेटी बहू हैं, और उसको वो सुल्तान जो था अलाउद्दीन, वो चाहता था कि हम इससे क्या करें, विवाह करें, मतलब निकाह करें। लेकिन चारों तरफ से यानी कि टिका गया। अब टिका गया एकदम चित्तौड़गढ़ के किला, अलाउद्दीन एकदम सैनिक के साथ, दल बल के साथ, तो पूरा लड़ाइयाँ हुआ, पूरे कटे, पूरे ये हुए। पता चला कि क्या, तो हमें एक झलक जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, ये खिलजी अलाउद्दीन क्या करता है कि उनको से भी क्या करता है, यानी कि देखने की बात करता है कि हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता था कि जो चित्तौड़गढ़ के राजा है ना, रतन सेन और सिंहलदीप, कि ये भी बहुत भयंकर राजा हैं, और इनकी सेना से हमारी सेना, अलाउद्दीन की सेना हार जाएगी। लेकिन इन्होंने प्रस्ताव कर रखा कि हम सिर्फ पद्मावत को एक झलक देखना चाहते हैं, हमें आप दिखा दीजिए, हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, हम वापस अपना सपना क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे। लेकिन ये चीज को बारीकी ढंग से बोला गया वहाँ के राजाओं को, तो इस चीज को मान करने से इनकार किया कि हम नहीं दिखाएंगे, हम क्यों दिखाएं। तब पद्मावत बहुत सुशील थी, बहुत ज्ञानी थी महिला, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी वो छाया देखना चाहता है, अगर हमारा चित्र देखना चाहता है, तो हम उसको चित्र दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा भी एक कंडीशन है कि हम उसके सामने नहीं आएंगे। तो बोला कौन कंडीशन है, हम उसको मिरर में दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे, मिरर मतलब ऐनक में दिखाएंगे, और ऐनक में उसको झांकी को दिखता है, और दिखने के बाद वो दिखता है तो वो रूपवती एकदम गुणवान, कहना ही नहीं, वो और अलाउद्दीन जो है ना के लिए और बेचैन हो जाता है। समझ गए कि अब तो हमें यानी कि पद्मावत से शादी करना ही है। तो जब लास्ट में बहुत लड़ाई होते हैं, काटा काट होते हैं बहुत सारे, यानी तो इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ था तो पद्मावती के पास। पद्मावती लास्ट में क्या करती है, मान जाती है कि हम उससे शादी करेंगे। लेकिन जब उसका भी आया, जब शादी करेंगे, लेकिन मेरा भी क्या है, कंडीशन है, शर्त है। उस शर्त को कहो, अलाउद्दीन मानने के लिए तैयार है। तो अलाउद्दीन कहता है कि हम पद्मावती के जितने भी शर्त हैं, सारे शर्त को क्या करेंगे, मानेंगे। मानता है, और अलाउद्दीन और एक उसका छोटा सा, उसके जो राजा थे वो, और एक छोटा सा एक बच्चा था, वो बहुत चतुर था, उसका नाम भुला है। उसका तीनों बैठ करके टेबल पर यानी विचार करते हैं, और उसके बाद जाने का प्रस्ताव करते हैं कि हम उसके साथ उसका सल्तनत जाएंगे, यानी वापस जाएंगे उसका शहर जाएंगे। तो बोलते हैं वो भी चीटिंग जैसे किया अलाउद्दीन कि हम देखेंगे, और अब यहाँ पाने की जिज्ञासा आ गई, तो वो भी चीटिंग की। और पद्मावती क्या की, कहें कि हम जाएंगे, लेकिन हमारा जो पालकी जाएगा ना, उसमें सारा टांगने वाला मेरा आदमी होगा। सारा पालकी टांगने वाला जो होगा वो किसका आदमी होगा, चित्तौड़गढ़ यानी पद्मावती का आदमी होगा। सारे योद्धा को क्या किया गया, टांगने के लिए पालकी को लगा दिया। अब पालकी को टांगने के लिए लगा दिया, जैसे ही उसका क्या गया, सल्तनत में गया, यानी शहर में गया अलाउद्दीन के, वैसे ही सारे योद्धा थे ताकतवर, और ताकतवर थे तो पूरा यानी कि वहां पे क्या किए, नमस्तक करवा दिया। उसके सारे सिपाही, सारे जितने भी अंगरक्षक थे, सारे लोग को चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। वो थे कौन, पद्मावती के चित्तौड़गढ़ के राजा। और तब तक लड़ा जब तक कि अलाउद्दीन को पूरी तरह से यानी नमस्तक नहीं करवा दिया। तो ये था पद्मावती के कहानी, और इसी कहानी को लिखते कौन है,
मलिक मोहम्मद जायसी किसमें लिखते हैं? पद्मावत। या ये पद्मावत पे कोई देगा क्या है? तो ये प्रेम कथा है जो पद्मावती की यानी चाह में अल्लाह ने इस प्रकार बेचैन हो जाता है तो उसको झलक देखने के लिए वो यानी बेचैन हो जाता है, समझ गए ना? और उसको अगर वास्तविक में देख लिया तो और वो बेचैन हो। और वही कहानी लिखे कौन है? मलिक मोहम्मद। तो पद्मावती की कहानी कुछ समझ में आया ना? अब कहता है मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम का पीर कभी कहा गया। कोई देगा प्रेम का पीर किसे कहा गया? मलिक मोहम्मद जायसी करेगा। मलिक मोहम्मद जायसी को, क्योंकि इन्होंने प्रेम कथा को लिखा ना, तो प्रेम कथा को अगर किसी के सुनिएगा ना तो आपको दर्द हो जाएगा। जब जो दर्द आप सब चीज भुला गए हैं वो दर्द आपको उसमें साफ साफ पता चलेगा। और इसी कारण से इनको बोला गया मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर। क्या बोला गया? प्रेम का पीर। कहता है मार्मिक अंत से भरा हुआ है या प्रेम अत्यंत व्यापक था। यानी कि अगर इस प्रेम कहानी को पढ़ा जाएगा ना तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था यहाँ पे यानी कि उसके अंदर बहुत सारे दर्द भरा। जैसे प्रेम कहानी, वो कहानी नहीं होती है, वो दर्द का भंडार होता है। जिसका दिल टूटा है, सपने टूटे हैं, उससे जाके पूछिए। वो व्यक्ति आपको बताएगा ना तो रोवाई आएगा, रुआसी, और इतना रोएगा कि बोलने वाला तो कम रोएगा, सुनने वाला ज्यादा रोएगा। तो वही उसी कारण से क्या बोला गया? इनको मलिक मोहम्मद जायसी को क्या बोला गया? प्रेम का पीर बोला गया। और ये कहानी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से मार्मिक एकदम भरा हुआ है और प्रेम अत्यंत यानी कि इसमें भरा हुआ है, समझ गए ना? कहता है गुड आशयों वाले एक महिमाएं हैं। कहता है प्रेम अनुभूति में रासायनिक एवं अर्थ में क्रांतिकारी है। कहता है विभिन्न पात्रों को अमिट चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। सुनिए, कहता है पहले की जो प्रेम कहानी थी वो एक दिशा था, वो एक नया पाठ था जो उसको देख करके लोग अर्थ क्रांतिकारियों की क्या करते थे? उसको आगे के रास्ता दिखा देते थे। लेकिन आज वैसा चरित्र वैसा रहा नहीं। आज का चरित्र यानी कि प्रेम का और पहले का चरित्र प्रेम का अलग था। आपने एक और पढ़ा था किसमें? सुबेदारनी वाला कहानी। सुबेदारनी में भी देखे थे लहना सिंह प्रेम की कहानी को कितना बेतहाशा से क्या किया, जीवन भर उसको माना शादी होने के बाद तक। तो प्रेम और इतना वो होता है, प्रेम का चरित्र अलग होता है, समझ गए ना? उसका चित्रण अलग होता है। जो वास्तविकता प्रेम करता है उसका सुनवे की होंगे, राधा और रानी से भी कोई प्रेम करने वाला ज्यादा नहीं था, थे नहीं थे। तो ये चीज कहा गया है कि राधा और रानी जो है, सॉरी कृष्ण और राधा की जोड़ी वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। तो यही प्रेम कहानी था। कहता पद्मावती के आख्यान में सजीव कहानी का मर्मस्पर्शी वेदमानस रस और चरित्र उनके सुलगते धड़कते मनोभाव को दिखाया गया है। कोई पूछेगा कि पद्मावती में मलिक मोहम्मद जायसी क्या दिखाए? प्रेम, सुलगते और धड़कते, ये जो मर्मिक भाव है ना, उस चीज को चरित्र को क्या किया गया? उसमें दिखाने का काम किया गया। कहता है जो पाठक श्रोताओं अपने लपेटे में ले लेते हैं, इस प्रेम ख्यानक काल द्वारा विदेश और कला के उस यंत्रणाएं कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव और साझेदारी की एक ऐसी जमीन जायसी ने तैयार किया जो हमारे बहुल विरासत का हिस्सा है। क्या है बहुल यानी विरासत का क्या हिस्सा तैयार किया? मलिक मोहम्मद जायसी। कहता है जायसी की इस प्रेम कहानी में प्राणों से, हृदय से, मर्म का, जीवन से, विवेक का, आदि का, सारे चीजों का संबंध जो है ना एक एक दिखाया गया है। समझ गए ना? किसमें? मलिक मोहम्मद जायसी ने यानी पद्मावत में बताया कि हृदय को हृदय से, दिल को दिल से, समझ गए ना? मन को मन से, सबसे वैसा ही प्रेम है। समझ गए ना? कहता है प्राण को प्राण से ही प्रेम है। प्राण को किससे प्रेम है? प्राण से। दिल को किससे प्रेम है? दिल से प्रेम है। कहता है मर्म से, और जीवन में विवेक, और जीवन विवेक से। ऐसा मानवीयता मेल है जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है।
अगर ऊंचा उठाने की बात करता है काव्य को तो हृदय हृदय से, मन मन से, समझ गए ना, भाव भाव से इस चीज को आगे बढ़ाने का काम किया। कहता और उसमें व्यापकता और गहराई एक साथ ला देता है। कहता है खांड जैसी मीठी और खालिश अवधि में लिख गए इस काव्य को कवि विशाल हृदय बना दिया और मार्मिक अंतर्दृष्टि डाल दिया, जिसे आज भी लोग पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा अभिरुचि रखते हैं। समझ गए? कहते हैं यहाँ प्रस्तुत जो कड़वक दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? कड़वक। इसमें अलग अलग संलिप्त और पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों को बताया गया। कहता है कि कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते दोनों के बीच एक अद्वैत और व्यंजना करते हुए प्रारंभिक और अंधेपय प्राकृतिक दृष्टि द्वारा महिमित करते हुए अधिक अपने गुणों को अपनी ओर क्या करता है? खींचने का काम करता है। कहता है इन गुणों के कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सका। अगर पद्मावत के काव्य की रचना अगर नहीं करते तो इतना न जाने मलिक मोहम्मद जायसी को यानी अपनी ओर लोग आकर्षित कर पाते। लेकिन आप मलिक मोहम्मद जायसी सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित हुए तो पद्मावत की कहानी लिख कर प्रेम कथा को बढ़ा करके, और उन्होंने देखा कि जो प्रेम कथा है वो कितना प्रेम कथा दुखों से क्या हुआ है? भरा हुआ है। जिस सोचो कि महिलाएं के साथ यानी अलाउद्दीन खिलजी वैसा बर्ताव करे और वो महिलाएं उस जगह पे कितना दिमाग से और अपने दिल से यानी कि कोई भी विवेक से यानी कि काम को किया और उसका सामने नमस्तक भी नहीं हुआ और अपना जिद भी हाजिर कर लिया, तो वो थी पद्मावत। वो कौन थी? पद्मावत था ना। जैसे देखता होगा बहुत मनी कहता है कि हम ब्याह तोरे से करेंगे, ब्याह करेगा तो लड़की कहता है तू करिए ले तो जमीन मार देंगे, अब ब्लू ड्राम में भर देता है, कोई फ्रिज में रख देता है, रख देता है ना। कारण क्या है? आप जिद कर रहे हैं, वो आपको नहीं चाह रहा है, आप एकदम होड़ मचाए हो, और होड़ मचाए हो तो उसको तो नापसंदी ना आ गया, और नापसंदी आ गया तो आपको तो कहीं ना कहीं भरवे करेगा, चाहे फुल ड्राम में भर दे चाहे हाफ ड्राम में भरेगा। देखते हैं ना टीवी पर कि कहीं ये हो गया कहीं वो हो गया। होने का कारण यही है सर, समझ गए ना? लोग समझाते हैं, समझिए, समझ गए ना? बुलाती है मगर जाने को नहीं समझा रहे नहीं तो रगड़ा जाएगा। अलाउद्दीन ही जो है ना इनमें कोई आग नहीं रहा, किंतु उनके यथार्थिक रूप में कहानी रह गई। कहता है फूल झड़कर नष्ट हो गए, लेकिन पद्मावत की कहानी कहीं ना कहीं जायसी को, और जायसी ने पद्मावत कहानी में एक नया रुख भर दिया। कौन? अगर खुशबू भरने का काम कौन किया? पद्मावत ने, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी के हृदय में भी खुशबू डालने का कौन काम किया? पद्मावत। कहता है कवि का यह कहना है कि एक दिन चाह भी रहेगा पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। कहता है किसी आदमी की अगर चाह है तो उस चाह में आपका कृति भी रहेगा और उसका सुगंध भी रहेगा, लेकिन आपका कृति सही होना चाहिए। जैसे प्रेम, जैसे फूल देखिए, आदमी देखते हैं ना फूल तोड़ लेता है, तोड़ने के बाद उस फूल का क्या महक खत्म हो जाता है कुछ देरी में? नहीं। अब जब फूल आप कहीं आर्टिफिशियल भी फूल देख लोगे तो भी उसका महक आपको उसमें थोड़ा थोड़ा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कृति न दिखाई पड़ा। और आदमी का कृति से जब भाव आ जाएगा तो वहां पे फूल का मायने नहीं। आज भी तुम खुश रहोगे, कल भी खुश रहोगे, आने वाला समय में भी खुश रहेगा। तो सुगंधित कर देता है कोई कहानी, और यही कहानी करता कौन है? पद्मावत। कहता है कि रहे या ना रहे लेकिन उसकी खुशबू हमेशा साथ रहेगा। कहता है तरफ पीछे रह जाता है, जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वही उस शब्दों में स्मरण करेगा। कहता है अगर प्रेम की कहानी से पढ़िएगा तो प्रेम की भाषा में आप स्मरण करिएगा, अब प्रेम की कहानी को नहीं पढ़िएगा तो प्रेम में इसको स्मरण कर पाइएगा? बोलिए, कर पाएंगे? जैसे सुना है जिस आदमी ने कभी किसी से प्रेम किया, अब उस प्रेम किया हो तो वो कहानी उसके पास अगर प्रेम वाला रखिएगा ना बहुत रुचि से सुनेगा, और जो आदमी प्रेम में नहीं किया हो एकदम पत्थर है उस व्यक्ति के पास आप कहिएगा तो कहेगा ये सब बकवास कुछ बोल रहा है, तो बतिया सुन कौन रहा है या नहीं? तब प्रेम के लिए यानी कि क्या होना चाहिए?
जो दर्द भरा यानी कि है ना वो वही खुशबू तो होनी सर। चाहिए, उस व्यक्ति में रुचि होना चाहिए, चाह होना चाहिए, तब आपकी कहानी कोई न सुनेगा। यस सर। ऐसे आपका कोई कहानी नहीं सुनो। नहीं सुनेगा सर, कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा। लेकिन आप एक जिंदा पीर के पास जाइए जो दुखों से भरा हुआ है, उसके पास अपना दुख बताइए, बहुत बढ़िया से सुनेगा। लेकिन जेकर दुखवे नहीं है उसको पास अब जा करके रोइए, गिड़गिड़ाइए, भीख मांगे, सुनने वाला है नहीं है। कहते कवि अपने कलेजे के खून से रसे इस काव्य के प्रति आत्मविश्वास और अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य समझने का काम किया। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो उन्होंने अपनी इस काव्य को लिखा है पुण्य से, और पुण्य से सींचने का काम किया, जिसके कारण आज भी जो कहानी इसको पढ़ता है पद्मावत को, वो बहुत ही बढ़िया ढंग से यानी क्या करता है उस कहानी को समझ पाता है। लेकिन समझने के लिए दिल होना चाहिए, और जिसके पास दिल नहीं है वो व्यक्ति मलिक मोहम्मद जायसी को समझ नहीं सकता, समझ सकता है।